नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत करता हूँ मेरे अपने YouTube चैनल पर, जहाँ मैं पढ़ाने वाला हूँ आपको बायोलॉजी। हाँ जी दोस्तों, मैं आपको यहाँ सभी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करवाने वाला हूँ। मेरा जो सब्जेक्ट होगा वो बायोलॉजी का होगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं बायोलॉजी की, हमारी पहली कक्षा से। और ये आज हमारी पहली क्लास है, तो आशा करता हूँ आपको मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लगेगा। अगर मेरा पढ़ाया हुआ आपको अच्छा लगता है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो शुरुआत करते हैं बायोलॉजी की, ठीक है। तो आपने वैसे पहले पढ़ी होगी बायोलॉजी कभी। तो आज हम शुरुआत करते हैं, गवर्नमेंट जो जॉब होती है उसके लेवल की हम बायोलॉजी आप पढ़ेंगे, ठीक है। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले पढ़ेंगे बायोलॉजी क्या होता है। हिंदी में क्या कहते हैं? जीव विज्ञान। क्या बोलते हैं? जीव विज्ञान। देखिए, बायोलॉजी की जो परिभाषा होती है, जो सिंपल इसकी डेफिनेशन होती है, वो ये होती है कि सजीवों का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है? बायोलॉजी कहलाता है, अर्थात जीव विज्ञान कहलाता है। देखिए, प्रारंभ में क्या था कि बायोलॉजी के अंतर्गत केवल जंतुओं का और मानव का अध्ययन किया जाता था। और इसके जो जनक थे वो कौन थे? अरस्तु थे। इसके जो जनक माने गए थे वो कौन माने गए थे? अरस्तु माने गए थे। कौन थे? अरस्तु। बाद में क्या हुआ, इसकी शाखा दो भागों में बट गई, बायोलॉजी को दो भागों में बांट दिया गया। सबसे पहला तो जियोलॉजी, पहला था जियोलॉजी। कौन सा था? जियोलॉजी। दूसरा था, इसकी जो शाखा थी वो थी बोटनी। बोटनी, ठीक है, बोटनी। तो क्या होता है कि जो जियोलॉजी के अंतर्गत क्या होता है कि अपन क्या करते हैं, केवल मानव का और जंतुओं का अध्ययन करते हैं, या फिर उसका अध्ययन करते हैं जो स्थानांतरित गति करते हैं, यानी जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकते हैं या आ सकते हैं, उसके अंतर्गत अपन क्या करते हैं? जियोलॉजी का अध्ययन करते हैं, यानी कि स्थानांतरित गति करने वाले, स्थानांतरित गति करने वाले, स्थानांतरित गति करने वाले। बोटनी के अंतर्गत क्या होता है? इसके अंतर्गत अपन पेड़ पौधों का अध्ययन करते हैं। किसका अध्ययन करते हैं? पेड़ पौधों का अध्ययन करते हैं। बायोलॉजी की भाषा में पेड़ पौधों को क्या बोलते हैं? पादप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पादप बोलते हैं। यानी कि जो स्थानबद्ध गति करते हो, स्थानबद्ध गति करने वाले, यानी कि जो स्थानांतरित गति करते हैं उसके अंतर्गत अपन पादपों का अध्ययन करते हैं। जो स्थानांतरित गति करते हैं उसमें हम जियोलॉजी का अध्ययन करते हैं, यानी कि जो एनिमल होते हैं ना, एनिमल यानी कि जो जानवर होते हैं उसका अध्ययन करते हैं, जियोलॉजी के अंदर किया जाता है। एनिमल में कौन सा एनिमल? मानव का अध्ययन करते हैं, क्योंकि ये मानव जो होता है ना, सबसे समझदार जानवर माना गया, सबसे समझदार प्राणी माना गया है। कौन है? एनिमल, ठीक है। तो जियोलॉजी की शुरुआत करते हैं। अपन सबसे पहले पढ़ेंगे जियोलॉजी में कोशिका को। क्या पढ़ेंगे? कोशिका, सेल। क्या होती है कोशिका? देखिए, हर चीज की शुरुआत के पीछे एक कारण होता है, आप भी जानते हैं इस बात को। तो कोशिका क्या होती है? कोशिका बोलता हूँ हिंदी में कोशिका बोल देंगे, इंग्लिश में सेल बोल देंगे, ठीक है। कोशिका बोल देंगे या सेल बोल देंगे, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ कोशिका क्या होती है। देखिए, हमारा शरीर जो ये बना हुआ है ना, केवल हड्डियों से बना हुआ नहीं है। ये हमारा जो शरीर है ना, वो कोशिका से बना हुआ है। देखिए, कोशिका दिखाई नहीं देती, इसको देखने के लिए माइक्रोस्कोप का आपको प्रयोग करना पड़ेगा। माइक्रोस्कोप, देखिए हमारे शरीर में आपको कभी चोट लगी होगी, भगवान ना करे आपको कभी चोट लगे, लेकिन अगर आपने कहीं देखा होगा, किसी को चोट लगे हुए देखा होगा, तो उसके जो चोट लगी हुई होती है ना, उसको तो माइक्रोस्कोप से देखा गया कि ये जो चोट लगी हुई होती है, ये क्या है? ये कोशिका होती है। हमारे जो माइक्रोस्कोप होती है उसको ध्यान से खोलकर देखा गया ना, तो पता लगा हमारा शरीर किससे बना होता है? कोशिका से बना होता है। किससे बना होता है? कोशिका से बना होता है, ठीक है। समझ में आ गया? तो हमारा शरीर किससे बना होता है? कोशिका से मिलकर बना है। कोशिका से मिलकर, कोशिका से मिलकर शरीर बनता है, ठीक है। शरीर बनता है। कोशिका क्या होती है? यह हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई होती है। शरीर की बोल रहा हूँ, शरीर की सबसे छोटी इकाई, शरीर की सबसे छोटी इकाई, सबसे, दिख रहा होगा आपको, सबसे छोटी इकाई क्या बोलते हैं? सबसे छोटी इकाई बोलते हैं इसको। दूसरा, यह हमारे शरीर की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई है। हमारे शरीर की सबसे संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। कैसे बोल सकते हैं कि हमारे शरीर की सबसे संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है? क्यों?
संरचनात्मक इसलिए बोलते हैं क्योंकि इससे हमारे शरीर का निर्माण होता है, ये हमारे शरीर को बनाने का काम करती है। क्रियात्मक इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये हमारे शरीर को कार्य करवाने के लिए बनाई होती है हमारे शरीर। इसके अंतर्गत जो जितने भी पदार्थ पढ़ेंगे अपन, वो हमारे शरीर को क्रिया करवाने के लिए कार्य करते हैं, इसलिए हम इसे संरचनात्मक जो हमारे शरीर को बनाती है, क्रियात्मक जो हमारे शरीर को कार्य करने के लिए काम करती है, ठीक है, क्रियात्मक इकाई बोलते हैं। ठीक है, अब कोशिका का अध्ययन अपन पढ़ रहे हैं, कोशिका के बारे में पढ़ रहे हैं अपन, ठीक है। कोशिका के बारे में इतना सब कुछ जो भी पढ़ा है, ये क्या होता है, ये कोशिका का अध्ययन कहलाता है। और जो कोशिका को अध्ययन को जो बायोलॉजी की भाषा होती है, उसमें उसे कहा जाता है साइटोलॉजी। साइटोलॉजी क्या होता है, कोशिका का अध्ययन कहलाता है। क्या कहलाता है, कोशिका का अध्ययन कहलाता है। ठीक है, कोशिका का अध्ययन हो गया। अब मैं बात करता हूँ कोशिका की खोज किसने की। तो देखो, कोशिका की जो खोज की थी वो दो व्यक्तियों ने की थी, ठीक है ना। कितने लोगों ने की थी, दो लोगों ने की थी। सबसे पहले जीवित कोशिका, फिर मृत कोशिका, ठीक है। सॉरी, सबसे पहले तो बात करते हैं कोशिका की खोज की। तो कोशिका की खोज की बात करता हूं तो सबसे पहले नाम आता है रॉबर्ट हुक। किसका नाम आता है, रॉबर्ट हुक का नाम आता है। ये कौन थे भाई साहब, ये वो वैज्ञानिक थे जिन्होंने कोशिका की सबसे पहले खोज की थी। तो लेकिन गलती क्या होगी, गलती नहीं होती, खोज होती है। तो इसने क्या की, मृत कोशिका की खोज कर दी भाई साहब ने। कौन सी कोशिका की, मृत कोशिका की। इन्होंने मृत कोशिका की खोज की सन 1665 में। सन 1665 में रॉबर्ट हुक ने मृत कोशिका की खोज कर दी। इसके बाद में इन्हें बोलते क्या है, हम इन्हें बोलते हैं फादर ऑफ साइटोलॉजी। क्या बोलते हैं, फादर ऑफ साइटोलॉजी। ठीक है, इन्होंने कौन सी कोशिका की खोज की, मृत कोशिका की। कब की थी, 1665 में की थी। क्या बोलते हैं इनको, फादर ऑफ साइटोलॉजी कहा जाता है। देखिए, अब आपको नाम याद रखने में थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है, हो सकता है आपको थोड़ी दिक्कत है, ठीक है। तो रॉबर्ट, देखिए किसी भी चीज को निकालने के लिए अपन क्या करते हैं, हुक का प्रयोग करते हैं। तो मान लीजिए हमने कोशिका को निकालना है, हुक का प्रयोग करना है, तो रॉबर्ट हुक, हुक रॉबर्ट हुक, हुक रॉबर्ट हुक, याद हो जाएगा आपको, ज्यादा दिक्कत नहीं। इसके बाद आती है जीवित कोशिका। कौन सी कोशिका, जीवित कोशिका। ये मृत कोशिका थी, ठीक है। दूसरी कौन सी कोशिका है, जीवित कोशिका। देखिए, जीवित कोशिका की खोज करने वाले जो वैज्ञानिक थे, कौन थे, एंटोनी वॉन ल्यूवेन हॉक। क्या नाम है यार, याद ही नहीं होता है ना। एंटोनी वॉन ल्यूवेन हॉक, ठीक है। तो एंटोनी, ये कब की थी, 1679 में भाई साहब, 1679। इन्होंने जीवित कोशिका की खोज की, इस वैज्ञानिक ने। इस वैज्ञानिक को कहा जाता है फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी, फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी, ठीक है। तो मृत कोशिका की खोज हो गई, जीवित कोशिका की खोज हो गई। अब बात करते हैं कोशिका सिद्धांत की। क्या होता है कोशिका सिद्धांत, किसने दिया था, क्या है कोशिका सिद्धांत, सेल थ्योरी। सिद्धांत क्या बोलते हैं, सेल थ्योरी। थ्योरी, ये इंग्लिश मिस्टेक हो सकती है भाई साहब, इसका ध्यान रखना। मेरे से हो सकती है, इंग्लिश कमजोर है यार, क्या कर सकते हैं, सीख जाएंगे, सीखने से ही होती है। वो कहते हैं ना कि ये मेहनत करनी पड़ती है साफ जिंदगी बनाने के लिए, ये मैगी नहीं है कि 2 मिनट में बनकर तैयार हो जाएगी, ठीक है। तो मेहनत करनी पड़ती है, सीख जाएंगे। सीखने में क्या जाता है, सबसे पहली सीढ़ी सीखने की होती है इंसान की, ठीक है। तो कोशिका सिद्धांत क्या होता है, देखिए, कोशिका सिद्धांत देने वाले दो व्यक्ति थे। कौन थे, दो व्यक्ति थे। एक थे स्लाइडेन, स्लाइडेन। दूसरे जो व्यक्ति थे वो थे स्वान। कौन थे, स्वान। स्लाइडेन और स्वान ने कोशिका सिद्धांत दिया। स्लाइडेन और स्वान ने, क्या है कोशिका सिद्धांत, देखिए, इन्होंने कहा कि हमारा शरीर जो होता है ना, वो कोशिका से मिलकर बना होता है। और अगर हमारे शरीर में किसी भी स्थान पर चोट लग जाती है, तो उसके बगल की कोशिका उस चोट लगे हुए जो कोशिका वाली जगह होती है उसको भरने का काम करती है। और यही सिद्धांत क्या कहलाता है, कोशिका सिद्धांत या कोशिका विभाजन कहलाता है। इस प्रक्रिया को क्या बोल सकते हैं, कोशिका का पुनर्विभाजन होता है ना, तो उस प्रक्रिया को कोशिका विभाजन भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो अब मैं बात करता हूं कि कोशिका विभाजन यानी कि हमारे शरीर में ऐसी कौन सी जगह है जहां सबसे ज्यादा कोशिका विभाजन होगा, और ऐसी कौन सी जगह है जहां सबसे मतलब बिल्कुल भी कोशिका विभाजन नहीं होगा। तो मैं दो जगह बताता हूं कि कौन सी जगह है जहां कोशिका विभाजन सबसे ज्यादा होगा, और कौन सी ऐसी जगह है जहां कोशिका विभाजन बिल्कुल भी नहीं होगा, ठीक है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कि कोशिका विभाजन कौन सी जगह पे सबसे ज्यादा होगा। सबसे ज्यादा कोशिका विभाजन, कोशिका
विभाजन। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? सेल डिवीजन। क्या बोलेंगे? सेल डिवीजन बोलेंगे। सेल डिवीजन कौन सी जगह पे होगा? ये होगा यकृत में। देखिए अगर आपको यकृत या बोल सकते हैं लीवर, क्या बोल सकते हैं? लीवर दाहिनी तरफ होता है अपने, यहाँ पर होता है, इस साइड में होता है, ध्यान से देखिए, इस साइड में अपने क्या होता है? यकृत होता है, लीवर भी होता है, लीवर भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है। हमारे शरीर में ये लीवर ऐसी जगह है, अगर अगर हमारे यहाँ पर चोट लग गई ना, आपको चाकू घुस गया, घुसता नहीं है, फिल्मों में देखा होगा कि विलन होता है, उसने चाकू मार दिया यहाँ पर, है ना, तो उसको पता होना चाहिए ना कि ये ऐसी जगह है कि वो जल्दी ठीक हो जाएगा। यहाँ पर कोशिका विभाजन ज्यादा होता है। लेकिन अगर विलन ने या सॉरी हीरो ने विलन को मार दिया कहाँ पर? सिर में, यानी कि ब्रेन, यानी कि ब्रेन, ब्रेन जिसको क्या बोलते हैं? न्यूरॉन, न्यूरॉन या तंत्रिका कोशिका, तंत्रिका कोशिका, भाई साहब तंत्रिका कोशिका, ये ऐसी जगह है, ब्रेन हमारे शरीर की ये ऐसी जगह है जहाँ कोशिका विभाजन बिल्कुल भी नहीं होगा। यानी अगर ब्रेन में चोट लग गई ना, तो आप बनेंगे गजनी या बनेंगे तेरेना, ठीक है। हमारे ब्रेन में बात करते हैं। देखो ब्रेन में क्या होता है? चमड़ा होता है, चमड़ा, चमड़े पर अगर आपको लग गई ऊपर की तरफ तो आपका कोशिका विभाजन हो जाएगा। इसके बाद में आता है हड्डी, है ना, हड्डी पे आपको लग गई तो भी कोशिका विभाजन हो, कोई दिक्कत नहीं है, डॉक्टर सही कर देगा, ठीक है। इसके बाद में आता है मेनिनजोइट, मेनिन जॉइंट, इसके नीचे होता है हड्डी के नीचे, इस पर चोट लग गई तो भी आपका कोशिका विभाजन हो जाएगा। लेकिन भाई साहब ब्रेन, ब्रेन पर अगर आपको चोट लगे ना, तो मैंने कहा ना, तो बनेंगे आप गजनी या बनेंगे तेरना, ठीक है। बात करते हैं ब्रेन की, तो ब्रेन हो चुका है। अब कोशिका विभाजन देख लिया अपन ने क्या होता है ना, शुरू से पढ़ेंगे। देखिए कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? साइटोलॉजी कहलाता है। कोशिका की, मृत कोशिका की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने की थी। कब की थी? 1665 में की थी। इन्हें क्या कहता है? फादर ऑफ साइटोलॉजी। क्या कहते हैं? फादर ऑफ साइटोलॉजी। जीवित कोशिका की खोज किसने की थी? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहोक ने। किसने की? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहोक ने। कब की? 1679 में। क्या कहते हैं? फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी कहा जाता है। कोशिका सिद्धांत क्या होता है? मरी हुई कोशिका को बनना कोशिका सिद्धांत या कोशिका विभाजन कहलाता है, ठीक है। इसके बाद में क्या पढ़ा था कि सबसे ज्यादा जो कोशिका विभाजन होता है शरीर में कहाँ पर होता है? लीवर में होता है। सबसे कम या बिल्कुल भी नहीं होता, कहाँ पर होता है? ब्रेन में होता है। और ये जो हमारे कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? साइटोलॉजी हो गया, ठीक है। ये हमारे शरीर की संरचनात्मक होती है और क्रियात्मक, दो इकाई होती है, संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। संरचनात्मक यानी कि क्या होता है? जो हमारे शरीर को बनाने का काम भी करती है और जो हमारे शरीर में कार्य करने का काम भी करती है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। अब बात करते हैं तीसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट अपना यह है कि हमारी पूरी दुनिया में सबसे बड़ी कोशिका किसमें पाई जाती है और सबसे छोटी कोशिका किसमें पाई जाती है। देखो देखो हमारे अगर ओवरऑल बात करते हैं तो जो सबसे बड़ी कोशिका होती है वो शुतुरमुर्ग के अंडे में पाई जाती है। काय में पाई जाती है? शुतुरमुर्ग के अंडे में पाई जाती है। और जो सबसे छोटी कोशिका मतलब जो ओवरऑल होती है वो होती है माइक्रोप्लाज्मा, माइक्रोप्लाज्मा, ठीक है। माइक्रोप्लाज्मा में हमारे पाई जाती है। शुतुरमुर्ग का जो अंडा होता है ना, तरबूज के आकार होता है। खाया होगा आपने तरबूज लाल कलर का? मैंने भी खाया है, बहुत अच्छा लगता है। ये हमारी जो गर्मी होती है ना, गर्मियों में आता है शायद, है ना, सॉरी सर्दियों में पता नहीं, मैं भूल गया, तो गर्मियों में आता है तो अच्छा लगता है। तरबूज खाने में हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। तो जो शुतुरमुर्ग का अंडा होता है ना, वो तरबूज के आकार होता है। और ये मतलब पूरी पृथ्वी में अगर देखा जाए तो इसकी जो कोशिका होती है ना, वो बहुत बड़ी होती है, सबसे बड़ी होती है। ये कोशिका दिखाई नहीं देगी, अंडा दिखाई देगा, कोशिका दिखाई नहीं देगी। उसके लिए आपको माइक्रोस्कोप का प्रयोग करना पड़ेगा। फिर आता है माइक्रोप्लाज्मा। इसकी जो कोशिका होती है वो भी दिखाई नहीं देगी, माइक्रोस्कोप का प्रयोग करना पड़ेगा। लेकिन अगर मैं बात करूं आपके अंदर और मेरे अंदर, यानी कि मनुष्य की बात करता हूं, तो हमारी जो सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है, कहाँ पाई जाती है, और सबसे छोटी कौन सी होती है, और सबसे लंबी कौन सी होती है, ठीक है। तीन चीज पढ़ेंगे मनुष्य में: सबसे बड़ी कोशिका, सबसे छोटी कोशिका और सबसे लंबी कोशिका, ठीक है। देखिए मनुष्य में जो सबसे बड़ी कोशिका, सबसे सबसे बड़ी कोशिका, सबसे बड़ी कोशिका, सबसे बड़ी कोशिका, देखिए मनुष्य में जो सबसे बड़ी कोशिका पाई जाती है कहाँ पर पाई जाती है? महिलाओं में पाई जाती है। महिलाओं के किस भाग में पाई जाती है? ओवम, 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 ओवम में पाई जाती है। हिंदी में क्या बोलेंगे? अंडाणु, अंडाणु। काय में पाई जाती है? ये केवल महिलाओं में होती है। सबसे बड़ी कोशिका शरीर की महिलाओं में पाई जाती है, अंडाणु में पाई जाती है, ओवम में पाई जाती है, एक ही बात होती है। लेकिन जो सबसे छोटी, मैं बात करूँ सबसे छोटी कोशिका, सबसे छोटी कोशिका की बात करता हूँ, तो किसमें पाई जाती है? पुरुषों में पाई जाती है। कहाँ पर पाई जाती है? स्पर्म में, स्पर्म, स्पर्म। हिंदी में क्या बोलेंगे?
शुक्राणु, क्या बोलेंगे हिंदी में? शुक्राणु बोलेंगे, क्योंकि ये शुक्राणु मतलब हमारी जो सबसे छोटी कोशिका होती है ना मनुष्य की, वो शुक्राणु में ही पाई जाती है। मैं बात करता हूँ सबसे लंबी, सबसे लंबी, सबसे जो लंबी कोशिका पाई जाती है वो कौन से भाग में पाई जाती है? तंत्रिका। हमारी जो दिमाग की कोशिका होती है ना, तंत्रिका कोशिका, यानी कि न्यूरॉन, ये जो न्यूरॉन, न्यूरॉन यार स्पेलिंग में गड़बड़ हो सकती है, तो उतना सोचना नहीं कि सर को इंग्लिश नहीं आती, ठीक है। तो तंत्रिका कोशिका में क्या पाई जाती है? हमारे शरीर की सबसे लंबी कोशिका पाई जाती है, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ, क्या कोशिका पढ़ लिया, इतने कोशिका की नॉलेज हो गई, कोशिका अध्ययन कर लिया, साइटोलॉजी पढ़ लिया अपन ने। मैं बात करूंगा हम सबसे पहले कि कोशिका में बहुत सारे पदार्थ पाए जाते हैं। अब उन पदार्थों को पढ़ेंगे। देखिए कोशिका जो होती है ना गोल आकार की होती है, ठीक है, ये दिखाई नहीं देती है लेकिन गोल आकार की होती है। ये झिल्ली से बनी होती है, झिल्ली से बनी होती है। इसकी जो झिल्ली होती है ना, ये जो झिल्ली बहुत ही क्या होती है? पतली होती है, बहुत ही पतली होती है। इसलिए इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसको? सेल मेम्ब्रेन। ये स्पेलिंग में गड़बड़ हो सकती है यार, सेल मेम्ब्रेन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सेल मेम्ब्रेन। झिल्ली पतली होती है और ये किसकी बनी होती है? झिल्ली प्रोटीन की बनी होती है। क्या किसकी बनी होती है? प्रोटीन की बनी होती है। इसमें कई सारे पदार्थ पाए जाते हैं जो हमारे शरीर को कार्य करने के लिए, हमारे शरीर में काम करने का कार्य करते हैं, ठीक है। सबसे पहले पढ़ेंगे क्या, इसका जो सबसे पहला पार्ट होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया ये क्या होते हैं? देखो माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है? ये माइटोकॉन्ड्रिया इसके अंदर का पाया जाता है, बहुत छोटा होता है, दिखाई नहीं देता, लेकिन अगर हम इसको देखेंगे ना जूम करके, कुछ इस आकृति को होते हैं, इसके अंदर कुछ दीवारें सी होती है। इन दीवारों को क्या कहता है? माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक दीवारें बोला जाता है। और इन दीवारों को बोलते हैं अपन, क्या बोलते हैं? क्रिस्टी। क्या बोलते हैं? क्रिस्टी बोलते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया के दो इंपोर्टेंट काम होते हैं। सबसे पहला ऑक्सीश्वसन। ऑक्सीश्वसन, देखिए हमारे शरीर में फेफड़ों में हवा जाती है, आप लेते हो हवा, फेफड़ों में जाती है। फेफड़ों में क्या होता है? ब्लड होता है। ब्लड के माध्यम से जो वो ऑक्सीजन होती है वो माइटोकॉन्ड्रिया में जाती है। इसलिए कहते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया में सबसे पहले हमारे शरीर में क्या होता है? ऑक्सीश्वसन होता है। दूसरा काम होता है, इस ऑक्सीश्वसन के बाद में हमारे शरीर में क्या होता है कि 38 एटीपी का निर्माण होता है। वो कैसे होता है? एक क्रेब्स चक्र चलता है। कौन सा? क्रेब्स चक्र। ये क्रेब्स चक्र चलता है हमारे शरीर में इस ऑक्सीजन के बाद में, और इस चक्र के कारण हमारे शरीर में क्या बनते हैं? 38 एटीपी। एटीपी 38 एटीपी का क्या होता है? निर्माण होता है। एटीपी यानी एड्रीनोसिन ट्राइफॉस्फेट। क्या होता है? एड्रीनोसिन ट्राइफॉस्फेट। देखिए 38 एटीपी का निर्माण से हमारे शरीर में एक ग्लूकोज बनता है, 1 ग्राम ग्लूकोज। ग्लूकोज, ठीक है, दिखाई नहीं दे रहा होगा। अब 1 ग्राम जो ग्लूकोज होती है वो हमारे शरीर में देती है 4.2 किलो कैलोरी। हमारे शरीर में कितनी किलो कैलोरी देगी? 4.2 किलो कैलोरी अपन को देती है। हमें शरीर में पूरे दिन में कम से कम 2500 किलो कैलोरी की आवश्यकता होती है कार्य करने, हमारे शरीर को अच्छे से कार्य करने के लिए, ठीक है। कितने की? 2500 किलो कैलोरी। 2500 किलो कैलोरी की अपन को क्या हो सकती है? आवश्यकता होती है, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ, सबसे पहला इंपोर्टेंट काम क्या था? ऑक्सीजन का। दूसरा इंपोर्टेंट काम बता दिया, ऊर्जा बनाना। ये जो 38 एटीपी बनी है ना, और इसके बाद ये ग्लूकोज बन रही है, ग्लूकोज के बाद में ये अपन को क्या मिलती है? इतनी ऊर्जा मिलती है, 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा। यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया में ऊर्जा बनने का काम होता है, ठीक है ना। हमारे शरीर को ऊर्जा चाहिए होती है। हमारे पूरे शरीर में कोशिका, पूरे शरीर के कोशिका के अंतर्गत क्या पाया जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया। यानी कि हमारे शरीर में ऊर्जा बनाने का काम कौन कर रहा है? माइटोकॉन्ड्रिया कर रहा है। अब माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा तो बनाएगा, लेकिन और दूसरी बात, सॉरी, इसको ये जो ऊर्जा बना रहा है, इस ऊर्जा को बना तो रहा है, लेकिन इसको बोलते क्या है? इसको बोलते हैं पावर हाउस या शक्ति गृह। इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोला जाता है? पावर हाउस या शक्ति गृह बोला जाता है। क्या बोला जाता है? पावर हाउस या शक्ति गृह बोला जाता है, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ इसकी खोज किसने की? मैं बताया नहीं, सॉरी। इसकी वो जो खोज की थी वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता ना, अल्टमैन। किसने की थी? अल्टमैन ने इसकी खोज की थी। अब माइटोकॉन्ड्रिया को हिंदी में क्या बोलेंगे? कई बार परीक्षा में पूछ लेते, सूत्र कणिका। सूत्र कणिका क्या बोलेंगे? सूत्र कणिका। क्या बोलेंगे? सूत्र कणिका। हिंदी में क्या बोलेंगे? सूत्र कणिका। तो आज की क्लास ये खत्म करते हैं। कल से पढ़ेंगे हमें इसका जो दूसरा पदार्थ होता है गोल्जी बॉडी, और जो बाकी के पदार्थ हैं। तो नमस्कार दोस्तों, अगर अच्छी लगी हो तो बताइएगा, मैं आपको आगे भी पढ़ाऊंगा। धन्यवाद।